मानव रूपा 5 ईयर में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर चल रहा है। अपन देख रहे थे स्लिप टार्क कर्व के मोड, ठीक है, ये देखे थे, आगे देखते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा था? टार्क से स्लिप टार्क कर्व के 3 मोड थे, ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड। हमने यहाँ पे स्लिप का मान देखा था। तो ब्रेकिंग मोड में क्या हो रहा था? स्लिप का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और मोटरिंग मोड में 0 से 1 के बीच में स्लिप रहती है, एवं जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान 0 से भी कम हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखा था। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले मोटरिंग मोड देखते हैं। तो इस मोड में स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होता है। स्लिप की इस रेंज के लिए उत्पन्न टार्क, ठीक है, उसी दिशा में होता है जिस दिशा में रोटर घूर्णन करता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होता है। तथा जब स्लिप का मान 0 होता है तब टार्क क्या हो जाता है? यहाँ पर 0 रहता है, क्योंकि स्लिप का मान 0 कब होता है? जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से गति करती है, ठीक है। एवं स्लिप 1 पर रोटर स्थिर होता है, ये भी हमने देखा था। स्लिप 1 पर रोटर स्थिर होता है, एनआर क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग टार्क के अनुरूप होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टार्क के अनुरूप होता है। फिर हमने देखा था ब्रेकिंग मोड। देखिए, जब स्लिप का मान 1 से अधिक होता है तब इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग मोड पर कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रेकिंग मोड देखा है। और इस कंडीशन में क्या होता है? जब स्लिप का मान 1 से ज़्यादा होता है तो मोटर की रोटेटिंग फील्ड के विपरीत घूमती है, ठीक है। मोटर जो है रोटेटिंग फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में घूमती है, ये भी मैं बताई थी। अगर फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो रोटर की क्या हो जाती है? एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है रोटर की तो यहाँ पर क्या करते हैं? जो 2 फेज होते हैं, जैसे ये हमने सीखा था इसको, आर वाई बी जो होते हैं, आपस में कोई भी 2 फेज, चाहे आप आर वाई को पहले वाई कर दीजिए, आर कर दीजिए, चाहे यहाँ पे कोई भी 2 फेज आपस में इंटरचेंज करके हम मोटर के घूमने की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और जिस कारण मोटर अचानक रुकने लगती है, ठीक है, और ब्रेकिंग क्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था प्लगिंग कहते हैं। फिर हमने देखा जनरेटिंग मोड। तो देखिए जनरेटिंग मोड में क्या होता है? स्लिप का मान 0 से भी कम हो जाता है और यहाँ पर स्लिप का मान कहना चाहिए माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर मोटर सोर्स बन जाती है, एक जनरेटर की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो इस तरह से मोटर की स्पीड NS से भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा था स्लिप टार्क कर्व के मोड। फिर देखिए हमारा अगला टॉपिक है स्टार्टर, ठीक है। सबसे पहले हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है ये देखेंगे, ठीक है। तो नीड्स ऑफ स्टार्टर, स्टार्टर का क्या काम है? तो जो सबसे पहला तो ये है बेसिक जो हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यदि हम स्टार्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ पर फुल लाइन वोल्टेज एवं हाई स्टार्टिंग करंट वाइंडिंग का इंसुलेशन ब्रेक कर सकती है, जला सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है? रिएक्टेंस नहीं बनता है, जिसके कारण वाइंडिंग जो है तो जल सकती है, पूरा करंट वाइंडिंग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टार्टर का मेन फंक्शन क्या है? स्टार्टिंग करंट को कम करना, स्टार्टिंग करंट को कम करना। और यदि ओवरलोड होता है या अंडर लोड या नो लोड कह सकते हैं, नो लोड यानी नो वोल्टेज सप्लाई नहीं है, जैसे मोटर स्टार्ट है, चलते चलते अचानक से सप्लाई ब्रेक हो जाती है, यानी लाइट चली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट मोटर को ऑपरेट करेंगे तो तुरंत ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी अगर सप्लाई आ जाती है।
तो इसीलिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो स्वतः ही सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दे। जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो स्टार्टर जो है सप्लाई से मोटर को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा करंट है, स्टार्टिंग करंट है, वो अगर जैसे रनिंग में हमें जो करंट चाहिए मोटर की रनिंग कंडीशन में उससे 5 से 6 गुना लगभग बड़ा अधिक होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही इतना अधिक करंट अगर स्टेटर वाइंडिंग में सप्लाई कर दिया जाएगा तो वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाएगा। फिर स्टार्टर के क्या क्या काम है? स्टार्टर पहला तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, दूसरा नो लोड कंडीशन, नो लोड या नो वोल्टेज की कंडीशन में स्वतः ही मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। और होता क्या है, स्टार्टिंग में अगर फुल लोड हम मोटर को दे देंगे तो जो बाकी की मोटर है वो बार बार ऑफ हो जाती है, यानी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने लगता है। फ्लक्चुएशन मीन्स होता है अधिक या कम, बार बार वोल्टेज। जैसे हमें 430 वोल्ट 3 फेज के लिए स्टैंडर्ड माना गया है और सिंगल फेज में 230 वोल्ट माना गया है, इसको 415 भी लिख सकते हैं। तो इतना जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है, इससे अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिससे जो अन्य मशीनें हैं वो बार बार ट्रिप होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, और इस तरह से जो भी वर्क है, काम हो रहा है, उसमें रुकावट आ जाती है। और सबसे मेन बड़ी जो बात है वह हमारा जो IE रूल है, इंडियन स्टैंडर्ड रूल जो है, तो इन नियमों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो स्टार्टर प्रयोग करने के लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, स्टार्टर हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, इसके लाभ देखिए। सबसे पहले स्टेटर वाइंडिंग्स को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज प्रदान करके स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला लाभ क्या है? जब मोटर अपनी पर्याप्त स्पीड प्राप्त कर लेती है तो फिर फुल सप्लाई वोल्टेज मोटर को दे सकते हैं, फुल सप्लाई वोल्टेज मोटर को दे सकते हैं। और देखिए, मोटर को स्टार्टर के द्वारा सुविधाजनक तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी जो भी ऑपरेटर है उसे कोई भी खतरा नहीं रहता स्टार्टर के द्वारा। और स्टार्टर में ओवरलोड तथा लो लोड या नो लोड सुरक्षा रिले संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, रिले क्या है? रिले का काम है कि अगर रिले 5 एम्पियर के लिए बनाया गया है तो इससे रेटेड करंट यानी रेटेड करंट हो गई है 5 एम्पियर, इससे अगर करंट अधिक होता है तो वो क्या करता है? ट्रिप ऑफ हो जाता है और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए या लो लोड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, रिले लगाया जाता है। फिर अपन देखते हैं स्टार्टर कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर। ये तो हमने देखा इंडक्शन मोटर में करंट को कम करने के लिए, सुविधाजनक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्टर के प्रकार, फर्स्ट है हमारा DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर। सेकंड है स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा को शॉर्ट फॉर्म में अपन ऐसे लिखेंगे, ये Y जैसा बना देंगे और ये डेल्टा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। और लास्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो यहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में
यदि वो 3 HP तक की है, ठीक है, 3 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में DOL स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, ठीक है, स्टार डेल्टा। तो यहाँ पर 3 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है तो 3 HP से ज़्यादा के लिए, अगर मोटर की पावर 3 HP से ज़्यादा है तो वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, नाम से ही क्लियर है, स्लिप रिंग, ठीक है, तो इस स्टार्टर को केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्टर को वाउंड रोटर मोटर स्टार्टर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो लगभग 20 HP तक की मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले DOL स्टार्टर। ये है DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम। यहाँ पर सबसे पहले ये 3 फेज सप्लाई है, AC सप्लाई RYB, और ये न्यूट्रल, ओके। तो ये हमारे 4 वायर हैं, 3 फेज के हो जाते हैं और एक न्यूट्रल का है। फिर यहाँ पर ये जो सप्लाई लाइन है 3 फेज की ICTP स्विच में आती है, जो हमारा मेन बोर्ड होता है। और इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं ऑफ के लिए कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, नो फॉल्ट कॉइल है और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पर एक ये थर्मल ओवरलोड रिले है जो कि ओवरलोड कंडीशन में ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं, यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ये रेटेड करंट से अधिक करंट होने पर क्या करता है, इसे सर्किट को ऑफ कर देता है। और ये थर्मल ओवरलोड का कांटेक्ट है और यहाँ से हमारी मोटर ऑक्सिलरी कांटेक्ट के द्वारा ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर जुड़ी हुई है। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं अगर DOL स्टार्टर का कंट्रोल परिपथ, तो यहाँ पर ये नो पुश बटन है। यहाँ पर TOLR का फुल फॉर्म क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है। बुक में TOLR लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, थर्मल ओवरलोड रिले। और NVC का नो वोल्ट क्वाइल, NVC का फुल फॉर्म है नो वोल्ट क्वाइल। और NO का नॉर्मली ओपन, NC का नॉर्मली क्लोज्ड बटन, ये बटन है। तो इस तरह से इसका कंट्रोल परिपथ बना हुआ है। अब देखते हैं इसे डिटेल में, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस स्टार्टर का नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह स्टार्टर वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता, यानी कम नहीं करता है। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। इसमें जितना सप्लाई वोल्टेज होता है वो पूरा का पूरा मोटर को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एक इसका क्या है, कहना चाहिए ड्रॉबैक्स है, पर इसके अलावा इसमें कुछ खासियत भी है इस स्टार्टर में, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहला ये क्या करता है, लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता है। जितना लाइन वोल्टेज रहता है वो पूरा का पूरा मोटर को सप्लाई कर दिया जाता है। फिर देखिए इसके लिए कॉन्टैक्ट लगाए गए हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और ये थर्मल ओवरलोड रिले। तो ठीक है, इस स्टार्टर में यही खासियत है कि ये लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रखा गया है।
इस स्टार्टर का उपयोग 3 HP से 5 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, संरचना देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है। और अगला है एनवीसी, एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल। आगे इन सब की वर्किंग आगे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। फिर ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। और अगला है इंचिंग या जॉगिंग परिपथ, ये बताती हूँ क्या कहलाता है, इंचिंग या जॉगिंग परिपथ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर की संरचना कैसी रहती है ये देखते हैं। ये देखिए प्रोटेक्ट हाउसिंग, यानी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए ये संरचना होती है। योक आधार, चुंबकीय कॉइल, ठीक है, और ये कॉन्टैक्टर होते हैं। कॉन्टैक्ट सपोर्ट के लिए ये पट्टी है, मेन कॉन्टैक्ट, और ये आर्मेचर है। तो जब भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें ये इस तरह के पार्ट सभी लगे हुए स्टार्टर में दिखाई देंगे। DOL स्टार्टर अगर 3 फेज़ की मोटर है घर में तो वहाँ पर सभी के यहाँ DOL स्टार्टर होंगे। इस तरह के संरचना आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन कंपोनेंट होता है स्टार्टर का, DOL स्टार्टर का मेन कंपोनेंट यानी मुख्य घटक कॉन्टैक्टर होता है। यह एक प्रकार की स्विचिंग का काम करता है, ठीक है। यह एक प्रकार की स्विचिंग का काम करता है जो एक साथ कई परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकता है, ठीक है। इसे यांत्रिक, चाहे हम हाथ से यांत्रिक कर दें, चाहे वैद्युत यांत्रिक या न्यूमेटिक रिले के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसकी जो मुख्य विशेषता है इस रिले की, कॉन्टैक्टर की, तो इसे प्रति घंटा 50 से 60 बार प्रचालित कर सकते हैं। इतनी इसमें क्षमता रहती है कि 50 से 60 बार इसे चालू कर सकते, प्रचालित कर सकते हैं। और जो मेन स्टार्टर का काम है कि सप्लाई के कट ऑफ हो जाने पर मोटर को स्वतः चालू नहीं होने देता है जब तक कि हम चालू नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं चुंबकीय कॉइल रहती है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इन सभी को अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें मेन एक चुंबकीय कॉइल होती है, ये इस तरह से चुंबकीय कॉइल होती है। इसमें लोहे का एक आर्मेचर होता है और उसके ऊपर विपरीत भाग योक कहलाता है। इस चुंबकीय कॉइल में एक लोहे का आर्मेचर होता है, ठीक है, और जो इसके अपोजिट साइड का भाग होता है इस तरह से ये योक कहलाता है। काम कैसे करता है, तो जब मैग्नेटिक कॉइल को 230 वोल्ट या अगर सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट देंगे, 3 फेज है तो 415 वोल्ट या 430 सप्लाई जो भी हमें वहाँ से मिलेगी। तो जब मैग्नेटिक कॉइल को 230 वोल्ट या 415 वोल्ट AC सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। इससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की दर पर परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी पोलैरिटी
N या S जो भी है बनती रहती है। ठीक है, परंतु इसमें AC के प्रत्येक चक्र में आर्मेचर तथा योक के विपरीत पोलैरिटी का मैग्नेट उत्पन्न होता है। जैसे अगर एक की N और S है तो वहाँ पर विपरीत पोलैरिटी होगी, क्योंकि सेम सेम होंगे तो वो क्या कर देगा, रिपल कर देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे इसका अरेंजमेंट करना है कि जो सप्लाई की पोलैरिटी है और चुंबकीय फ्लक्स की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट रहे। ठीक है, जो ये कॉइल है, जिसके कारण कॉइल की सप्लाई से संयोजित स्थिति में आर्मेचर तथा योक एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ पर जो चुंबकीय कॉइल है और योक है, दोनों की सप्लाई का जो फील्ड है अपोजिट पोलैरिटी का बनता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और NO तथा NC कांटेक्ट के द्वारा लोड परिपथ को ऑफ कर देता है। ठीक है, NC और NO कांटेक्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। NO पुश बटन है और ऑफ बटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट हैं और अपना ये यहाँ पर कंट्रोल करके इस मोटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा स्टार्टर जब भी चालू होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो क्यों आती है, देखिए इस कॉन्टैक्टर में प्रचालन के समय वाइब्रेशन साउंड उत्पन्न करती है। ठीक है, वाइब्रेशन यानी एक तरह की हमिंग नॉइज कहने, गुंजन टाइप की उत्पन्न होती है, क्योंकि AC से प्रचालित होने के कारण आर्मेचर योक को लगातार जकड़े नहीं रहता है। AC में क्या होता है, एक प्लस का साइकिल रहता है, एक माइनस का, तो इनकी पोलैरिटी क्या होती है, बार बार चेंज होती है। तो यानी कुछ समय के लिए छोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, इसीलिए क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक गुंजन टाइप की आवाज़ आती है स्टार्टर से, यानी इस स्टार्टर से आती है, यानी इस कॉन्टैक्टर से आती है। जो कॉन्टैक्टर हम यहाँ पर देख रहे हैं इससे आवाज़ आती है। ठीक है, फिर देखिए नो वोल्ट कॉइल क्या है। नो वोल्ट कॉइल, इसका क्या काम है, DOL स्टार्टर में कॉन्ट्रैक्टर की चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कॉइल कहलाती है। ठीक है, ये जो चुंबकीय कॉइल है इसे ही नो वोल्ट कॉइल कहते हैं। ओके, आगे देखिए क्या है, जो सप्लाई के असफल हो जाने पर मोटर को स्वतः ही ऑफ कर देती है। ऑक्सिलरी कांटेक्ट ऑन पुश बटन के समानांतर में संयोजित होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ सकता है कि ऑक्सिलरी कांटेक्ट, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट नो पुश बटन के, ठीक है, ये जो अपना नो वोल्ट कॉइल है इसके समानांतर में जुड़े रहते हैं। ठीक है, पॉइंट नोट करना है। ऑक्सिलरी कांटेक्ट ऑन पुश बटन के, ऑन पुश बटन के समानांतर में जुड़ा रहता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सिलरी कांटेक्ट को ऑन पुश बटन के सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट याद रखना है, समानांतर में जोड़ा जाता है। और सप्लाई के ऑफ हो जाने की स्थिति में नो स्थिति में लौट आते हैं। ठीक है, नो स्थिति में लौट आते हैं, पहले ऑन स्थिति में रहते हैं, फिर ऑफ स्थिति में आ जाते हैं। फिर जब तक ऑन पुश बटन को दबाकर नो वोल्ट कॉइल का परिपथ पूर्ण नहीं किया जाएगा, तब तक सप्लाई के पुनः चालू होने पर भी
नो वोल्ट कॉइल उत्तेजित नहीं होगी और मोटर खुद से भी चालू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्टर में ये खासियत होती है। फिर ऑन पुश बटन को एक बार दबाने से नो वोल्ट कॉइल का परिपथ पूरा हो जाता है। ये जो हमारी नो वोल्ट कॉइल है, चुंबकीय कॉइल है, इसका परिपथ पूरा हो जाता है और कॉइल उत्तेजित हो जाती है। ठीक है, जिससे आर्मेचर योग को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इसमें दोनों में अपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेट बनता है। ओके, और फिर सभी एनो संयोजक ऑन हो जाते हैं और इस स्थिति में ऑन पुश बटन को छोड़ देने पर भी मोटर चालू रह जाती है जब तक कि हम ऑफ ना कर दें या सप्लाई ऑफ ना हो जाए। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं ओवरलोड रिले। थर्ड पार्ट है हमारा ओवरलोड रिले। तो यहाँ पर ये हमारा ओवरलोड रिले का सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से मोटर को इधर सप्लाई दी गई है और ये ओवरलोड रिले के लिए एक सर्किट तैयार किया गया है यहाँ पर ये, और इसको ऐड कर दिया गया है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से और इधर नो वोल्ट कॉइल से। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर ड्यूएल स्टार्टर में थर्मल रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है थर्मल ओवरलोड रिले। तो ड्यूएल स्टार्टर में कौन सा रिले प्रयोग किया जाता है? थर्मल रिले प्रयोग किया जाता है जो तीनों फेज के सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तीनों फेज के सीरीज में। ठीक है, यहाँ से RYB आ रहे हैं और तीनों फेज सीरीज में। सीरीज का मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कोई ये दो प्रतिरोध हैं, इसका ये प्लस है, इसका माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको ऐसे प्लस माइनस एक सीरीज बन जाती है। तो इस तरह से R से Y को Y से और B को B से जोड़ दिया जाता है, तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाता है। तो जो थर्मल ओवरलोड रिले है वो सप्लाई के सीरीज में लगाया जाता है। ये पॉइंट नोट करना। फर्स्ट क्या था? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ऑन पुश बटन के समानांतर में जुड़ा रहता है और सेकंड है थर्मल ओवरलोड रिले सप्लाई के सीरीज में जुड़ा रहता है। ओके, तो ये हमारे स्टार्टर के दो कनेक्शन हो गए। ठीक है, अगला देखिए थर्मल ओवरलोड रिले काम कैसे करता है। मैंने पहले भी बताया है कि यदि लोड बढ़ता है या धारा बढ़ती है तो ये ट्रिप हो जाता है। देखिए, यदि लोड के बढ़ने या अन्य किसी कारण से मोटर की लोड करंट का मान पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाता है तो रिले में जुड़ी द्विधात्विक युक्ति ऑपरेट हो जाती है और वह ओवरलोड रिले संयोजकों को ऑफ कर देती है। ठीक है, इस नो वोल्ट कॉइल का सर्किट टूट जाने से जो नो वोल्ट कॉइल रहती है इसका सर्किट टूट जाता है और ये क्या करती है, आर्मेचर को छोड़ देती है, जिससे मोटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये थर्मल ओवरलोड रिले का काम है कि ये अगर रेटेड करंट से ज़्यादा करंट का मान प्रवाहित होने लगता है तो यहाँ पर नो वोल्ट कॉइल और आर्मेचर दोनों आपस में कट आउट हो जाते हैं। ओके, तो ये थर्मल ओवरलोड रिले का काम है। अगला हमारा है एक पॉइंट और है यहाँ पे, रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी स्टार्टर को चला सकते हैं। ठीक है, रिमोट कंट्रोल, इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्टर में एक पुश बटन होती है ऑन के लिए, एक ऑफ के लिए, तो रिमोट कंट्रोल के लिए एक एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दो यानी, और यहाँ पे ये बेनिफिट क्या होता है कि हमें स्टार्टर के पास जाकर ऑफ नहीं करना पड़ता, बल्कि हम दूर रह के भी यानी दूसरी जगह से भी इस स्टार्टर को चालू या बंद कर सकते हैं रिमोट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है रिमोट कंट्रोल परिपथ। इस तरह से यहाँ पर देखिए एनसी पुश बटन है, NO है और थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और NVC है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि दो पुश बटन प्रयोग किए जाते हैं
और इसे दूसरी जगह से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी स्टार्टर प्रचलित मशीन को किसी दूसरे स्थान से नियंत्रित करने के लिए रिमोट कंट्रोल परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टार्टर के ऑन पुश बटन के समांतर में, ये जैसे मैंने बताया था ना, ये ऑन पुश बटन है, इसी के समांतर में एक और ऑन पुश बटन होता है जिसे समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है और रिमोट के द्वारा दूसरी जगह से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए इंचिंग या जॉगिंग परिपथ। ये इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम होता है। एनसी पुश बटन, एनसी प्लस एनओ और एनओ यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और थर्मल ओवरलोड रिले, एनवीसी नो वोल्ट कॉइल। तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम में क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पर नॉर्मली क्लोज बटन है, ठीक है, यहाँ भी एक नॉर्मली ओपन है, इसके बाद अलग से भी यहाँ पर दोनों ही कॉन्टैक्ट लगाए गए हैं। काम कैसे करता है, यहाँ पर इस परिपथ में डबल पुश बटन का प्रयोग किया जाता है ये, ठीक है, एक ये है एनसी, एक एनओ है, इसके अलावा भी दो और लगाए गए हैं। तो डबल पुश बटन का प्रयोग किया जाता है जो ऑन पुश बटन के परिपथ को ऑफ कर देती है। एक साथ इनको कर दिया गया है, तो प्रेस करेंगे तो दोनों ही काम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंचिंग परिपथ या जॉगिंग परिपथ का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इंचिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर या वैद्युतिक उपकरण का प्रचालन स्थिति की जांच में, चालू स्थिति में उसकी जांच करने के लिए इंचिंग परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मोटर या उपकरण को कुछ ही समय के लिए क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू इस परिपथ को चालू नहीं करते हैं। अगर हमें चालू कंडीशन में कोई भी काम करना है या जांच करना है मोटर की, तो हम जॉगिंग परिपथ का या इंचिंग परिपथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग, ये DOL स्टार्टर आपके घर में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आपने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग का रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का नंबर डाल के आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगी, सही होगा तो सही, गलत होगा तो मैं बता दूँगी कि कैसे करना है इसको। ठीक है, पर आप लोग कोशिश करिए तभी बनेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 किलोवाट 4 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 1400 RPM पर चल रही है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर दे दिया है, पोल की संख्या दे दिया है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, मोटर का नाम दे दिया है, 1400 RPM पर चल रही है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है, NS निकालना है, NS यानी सिंक्रोनस स्पीड, और दूसरा क्या निकालना है, स्लिप। ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज मान लीजिएगा। ओके, क्योंकि 50 हर्ट्ज ही लगभग होती है, तो 50 हर्ट्ज मान के इसका आप दो आंसर निकालिएगा, एक सिंक्रोनस स्पीड और दूसरा स्लिप। अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप का मान ज्ञात कीजिए यदि इसमें 4 पोल 50 हर्ट्ज तथा 400 RPM रोटर की गति है। तो रोटर की गति 400 RPM दे दिया है, स्लिप 4 पोल दे दिया है, 50 हर्ट्ज दे दिया है, और उसमें पूछा क्या है, स्लिप का मान निकालना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न टार्क का परिमाण किन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क किसके वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे मैं बता दूं, करंट के वर्ग के समानुपाती होता है कि वोल्टेज के समानुपाती होता है, वोल्टेज में कौन सा वाला वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कितने हॉर्स पावर, HP का मतलब हॉर्स पावर तक की बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कितने हॉर्स पावर तक की बनाई जाती है। 7वां है, रनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क का मान अधिकतम
कब होगा, ठीक है। अधिकतम कंडीशन लिखना है रनिंग टार्क की, यानी स्टार्टिंग टार्क की। मैक्सिमम कंडीशन लिखना है कि वो कौन सी कंडीशन होगी जब रनिंग टार्क हमारा सबसे अधिक मिलेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखें, नहीं देखे हैं तो इसके पहले वीडियो बन चुका है, उससे देख के यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टार्क का मान अधिकतम कब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या स्क्विरल केज। फर्स्ट में दिया है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और सेकेंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इन दोनों मोटर में बताना है कि कौन सी मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। अगला है रोटर करंट का सूत्र बताना है, ठीक है। रनिंग कंडीशन में और स्टार्टिंग कंडीशन दोनों ही कंडीशन में रोटर करंट का सूत्र बताना है। अगला है रोटर पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताइए, स्लिप के साथ और विदाउट स्लिप, ओके। तो दोनों ही कंडीशन में बताना है। अगला क्वेश्चन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान कितना होता है, वैल्यू बताना है लगभग कितनी होती है, और रोटर ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, फिर प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला बताना है। अगला है टार्क स्लिप कर्व के बारे में बताना है, क्या क्या वहाँ पर ये बताना है कि जब टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप वहाँ पर कर्व कैसा बनता है, ठीक है। और अगला जब टार्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कर्व कैसा बनता है, दोनों के नाम बताना है। मैं बता चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देखिए और वहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। अगला है स्लिप टार्क कर्व के मोड में स्लिप का मान बताना है। तीनों ही मोड में स्लिप के मान बताना है, जैसे ब्रेकिंग मोड में, मोटरिंग मोड में और जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान कितना होता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं बनता है तो बता सकते हैं कि इस नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। पर कोशिश तो करना पड़ेगा। अगला हमारा स्टार्टर का टाइप्स है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टार क्या है डेल्टा क्या है, तब तो स्टार डेल्टा स्टार्टर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम समझ रहे हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए आपस में ये तीनों 120 डिग्री में कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से ये आर वाई बी, और ये जो एक तीनों का संगम बिंदु है, संगम पॉइंट है, ठीक है। यहीं से क्या निकालते हैं स्टार, यानी न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया जाता है, इसीलिए इसको स्टार, यानी इस पॉइंट को स्टार पॉइंट भी कहते हैं। यानी हमारे जो फेज है वो देखिए फर्स्ट वाले तो ठीक है अलग है, लेकिन जो तीनों लास्ट वाले हैं जैसे 1 2 मान लीजिए ये R1 R2 और इसको Y1 Y2, इसको Y1 Y2, तो जो 2 वाले तीनों पोर्शन हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और उन तीनों पॉइंट से एक वायर निकाल के क्या करते हैं न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसी न्यूट्रल पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, क्या खासियत होती है। मान लीजिए आर फेज में IR करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर न्यूट्रल करंट, और ये आपका IY और ये IB, ठीक है। तो RYB में ये हमने करंट कर दिया। अब देखिए इसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन देख लीजिए कैसे होता है। तो स्टार में जो सबसे पहला पॉइंट है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। फर्स्ट पॉइंट लाइन करंट बराबर फेज करंट। अब फेज करंट मीन्स थोड़ा सा देख लीजिए, ये जैसे
फेज करंट कहलाएगा। एक फेज और न्यूट्रल के बीच, ठीक है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो भी हम वोल्टेज नापेंगे या करंट नापेंगे तो वो फेज कहलाएगा। अगर हम वोल्टेज ले रहे हैं तो यहाँ पर फेज वोल्टेज मिलेगा, करंट नाप रहे हैं तो वहाँ पर करंट IPH मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। फिर देखिए जो लाइन करंट है, सॉरी वोल्टेज है, वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो √3VPH, यानी लाइन वोल्टेज तो यहाँ पर जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है √3 × VPH होता है। तो अगर हम फेज वोल्टेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VL/√3 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा लाइन करंट है और फेज करंट स्टार कनेक्शन में सेम होते हैं, लेकिन जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज √3 × फेज वोल्टेज का होता है। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज /√3 होता है, ठीक है। तो ये हमने स्टार के लिए देखा। अब देखिए डेल्टा में क्या होता है। ये इस तरह से तीनों वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। और ये मान लीजिए R है, ये Y है और ये B है। तो डेल्टा कनेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, यानी ये उदासीन बिंदु भी कहते हैं इसे। तो स्टार कनेक्शन में हमें स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, जबकि डेल्टा में 3 वायर ही होते हैं, ठीक है, RYB। तो यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पर लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट के, यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। फिर देखिए अगर हम करंट की बात करें तो जो करंट है वो लाइन करंट होता है √3IPH, यानी फेज करंट का मान हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, IL/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके 4 वायर होते हैं और इधर पे 3 वायर होते हैं, ओके। और स्टार कनेक्शन का प्रयोग सबसे अच्छा उदाहरण अपने घरों के पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसे क्या बोलते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर, ठीक है। वितरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन किया जाता है जहाँ पर 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो चलिए कल देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा हमने ये देख लिया कनेक्शन कैसे किया जाता है, फेज वोल्टेज फेज करंट ये सब हमने देखा, ठीक है, क्या रिलेशन होता है। आगे हम स्टार्टर के बारे में कल पढ़ते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।